हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पीसी विद केपी में। दोस्तों, हम लोग मैथ के अंतर्गत साड़ी का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, हम दो वीडियो में कुछ साड़ी के सवालों का अध्ययन किए हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन में, हर एक प्रश्न में हम साड़ी के प्रगुण का बार बार जिक्र कर रहे थे। तो हमने सोचा पहली बार एक वीडियो साड़ी के प्रगुण पर ही बना दिया जाए। तो दोस्तों, पहला प्रगुण दिया गया है, यदि किसी साड़ी के किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य होता है तो साड़ी का मान शून्य हो जाता है। दोस्तों, यहाँ से देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल तौर पर एक साड़ी लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई जेड 0 0 एक्स 1 2 3। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एल एम एन ओ पी क्यू 0 0 0। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, साइन एक्स कास एक्स 0 टेन एक्स सेक एक्स 0 कोसेक एक्स काट एक्स 0। दोस्तों, यहाँ पर सारडिक है। सारडिक में जो क्षैतिज रेखाएं हैं इसे हम पंक्ति कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ कहते हैं। दोस्तों, आपसे बताया गया कि सारडिक में चाहे किसी पंक्ति का प्रत्येक अवयव शून्य हो या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारडिक का मान शून्य होता है। चाहे वो पहली पंक्ति का अवयव हो, चाहे दूसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव हो, चाहे तीसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव हो, चाहे पहले स्तंभ के प्रत्येक अवयव हो, चाहे दूसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव हो, चाहे तीसरे स्तंभ किसी भी सारडिक का किसी पंक्ति के अथवा किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य तो सारणी का मान शून्य। दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, R2 का प्रत्येक अवयव शून्य है तो इसका मान शून्य हो जाएगा। ये क्या है, R3 का प्रत्येक अवयव का मान शून्य, इसका मान भी शून्य हो जाएगा। इस सारणी में दिया गया है ये C1 ये C2 ये C3 के प्रत्येक अवयव शून्य है तो इस सारणी का मान भी शून्य हो जाएगा। इससे हम कह सकते हैं, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य होते हैं तो सारणी का मान शून्य होता है। दोस्तों, ये पहला प्रगुण। दूसरा प्रगुण दिया गया है, यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति अथवा कोई दो स्तंभ, कोई दो पंक्ति अथवा दोस्तों यहाँ पर कोई दो स्तंभ है, कोई दो पंक्ति अथवा कोई दो स्तंभ आपस में बराबर हो तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। क्या है, यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति अथवा कोई दो स्तंभ आपस में बराबर हो तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। तो एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। एक सारणी ले लेते हैं, 1 2 3 एक्स वाई जेड 1 2 3। दूसरा ले लेते हैं, यहाँ से हम साइन एक्स आई एल कास एक्स आई एल साइन एक्स आई एल। तीसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3 x1 x2 x3। चौथा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, x1 यल यम 0 x यम x1 x यम। दोस्तों, क्या है, यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति अथवा कोई दो स्तंभ आपस में बराबर हो या सर्वसम हो तो सारणी का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पहली पंक्ति देखते हैं 1 2 3 है, तीसरी पंक्ति 1 2 3 है तो सारणी का मान शून्य हो जाएगा। यहाँ पर पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति आपस समान तो सारणी का मान शून्य हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति समान तो सारणी का मान शून्य हो जाएगा। यहाँ पर पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ समान है तो सारणी का मान शून्य हो जाएगा। दोस्तों, यही है, यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति अथवा किसी दो स्तंभ की प्रत्येक अवयव आपस में बराबर तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। दोस्तों, तीसरा प्रगुण दिया गया है, यदि किसी सारणी की प्रत्येक पंक्तियों को स्तंभों में तथा प्रत्येक स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा पहला एग्जाम्पल, एक्स वाई जेड ए बी सी एल एम एन। एक यहाँ पर लेते हैं, एक्स एम ओ पी क्यू आर एस टी यू। ये दो हम सारणी ले लिए। और प्रगुण क्या है, यदि किसी सारणी की प्रत्येक पंक्तियों को स्तंभों में या प्रत्येक स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं। दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा
ये पंक्तियाँ हैं, ये पंक्तियाँ हैं, ये पंक्ति। पहली पंक्ति को हम स्तंभ बदलेंगे एक्स वाई जेड, स्तंभ होगी दूसरी पंक्ति ए बी सी को स्तंभ बदलेंगे ए बी सी, तीसरी पंक्ति को हम स्तंभ बदलेंगे एल एम एन। इसके मान में कुछ है, इसको सॉल्व करेंगे या इसको सॉल्व करेंगे, दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं। अर्थात दोस्तों अगर इसको सॉल्व करते हैं 20 आता है तो इसका भी मान 20 आएगा, यहाँ से हो जाएगा। अब मानते हैं हम स्तंभ को, ये स्तंभ है तो इसको पंक्ति बनेंगे एक्स पी यस, यहाँ से हो जाएगा दूसरी पंक्ति पी, दूसरा स्तंभ क्या है एम क्यू टी, इसको पंक्ति बदलेंगे एम क्यू टी। उसके बाद ओ आर यू है, इसको पंक्ति बदल स्तंभ में बदल देंगे, पंक्ति बदल, ये स्तंभ है पंक्ति बदलेंगे ओ आर यू। ये दोस्तों हो गया। यदि किसी सारणी के प्रत्येक पंक्तियों को स्तंभों में या प्रत्येक स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों प्रगुण नंबर 4 देखते हैं। प्रगुण नंबर 4 है, यदि किसी सारणी के किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता बल्कि सारणी का चिन्ह बदल जाता है। दोस्तों यहाँ से हो जाएगा, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। पहला एग्जाम्पल हो जाएगा एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 एक्स वाई जेड पी क्यू आर, यहाँ से हो जाएगा एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। ये तीन हम सारणी को ले लिए। और प्रगुण क्या है, प्रगुण नंबर 4 क्या है, यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं लेकिन सारणी का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, हम मान लेते हैं ए R1 है, ए R2 है, तो R2 के स्थान पर R2 को R1 पर, R1 को R2 कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। यहाँ से हम लेते हैं ये क्या है R2 है, ए R3, इन दोनों को बदल कर देंगे 1 2 3, ये R2 को R3 के स्थान, R3 को R2 के स्थान पर हो जाएगा यहाँ से पी क्यू आर एक्स वाई जेड। अब यहाँ से हम ए पहली पंक्ति है, ये दूसरा पंक्ति है, इन पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति में आपस परिवर्तित कर देंगे तो ओ पी क्यू एल एम एन आर एस टी। दोस्तों इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन सारणी का जो निशान होगा धनात्मक होगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक होगा तो धनात्मक हो जाएगा। यही बोला गया है यदि सारणी की किन दो पंक्तियों तो किन दो स्तंभों को परस्पर आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं लेकिन सारणी का चिन्ह बदल जाता है। दोस्तों प्रगुण नंबर 5 है, यदि सारणी की कोई पंक्ति अथवा कोई स्तंभ का प्रत्येक अवयव अचर गुणा हो तो पूरी सारणी अचर गुनी हो जाती है। यह देखते हैं दोस्तों, यहाँ से पहला एग्जाम्पल हो जाएगा ए बी सी एम एक्स एम वाई एम जेड एल एम एन। दूसरा हो जाएगा यहाँ से एम एक्स एम वाई एम जेड ए एक्स ए वाई ए जेड ए बी सी। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा क्या बोलेंगे कि सारणी की किसी पंक्ति तो किसी स्तंभ को प्रत्येक किसी पंक्ति तो किसी स्तंभ को प्रत्येक अचर गुना हो तो सारणी अचर गुनी हो जाती है। तो देखते हैं R2 में अचर गुना यम क्या अचर से प्रत्येक पदों गुणा किया गया है तो पूरी सारणी अचर गुनी हो जाएगी अर्थात यम गुनी हो जाएगी ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन। दूसरा क्या हो जाएगा, इस सारणी में पहली पंक्ति में यम गुना है तो यम गुनी कर देंगे, दूसरी पंक्ति ए गुना है तो ए गुनी कर देंगे, तो बचेगा क्या एक्स वाई जेड, यहाँ से हो जाएगी एक्स वाई जेड ए बी सी। बस चाहे तो हम प्रगुण 2 लगा दें तो इसका मान 0 भी कर दें, लेकिन आपको समझाया जा रहा है यहाँ से कोई है तो यहाँ से उसके मान को हम परिवर्तित करें तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रगुण दिया गया है दोस्तों, प्रगुण नंबर 6 है, यदि सारणी के प्रत्येक पंक्ति अथवा स्तंभ में अचर पद से गुणा किया जाए तो पूरी सारणी में अचर पद से भाग भी दिया जाता है। हो जाएगा दोस्तों यहाँ से एक्स वाई जेड I1 I2 I3 एल एम एन, ये सारणी दिया गया है
अगर दोस्तों हम इसमें पहली पंक्ति में ए से गुणा करते हैं तो इसमें ए से भाग भी देना पड़ेगा। तो हो जाएगा ए एक्स ए वाई ए जेड I1 I2 I3 एल एम एन। ये हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दूसरा यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई जेड एल एम एन ओ पी क्यू। अगर दोस्तों पहली पंक्ति में हम ए से गुणा कर दें ए एक्स ए वाई ए जेड, दूसरी पंक्ति में हम बी से गुणा कर दें बी एल बी एम बी एन, तीसरी पंक्ति सी से गुणा कर दें सी ओ सी पी सी क्यू। तो यही बोला गया है कि सारिक की किसी पंक्ति तो किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव में अचर पद से गुणा किया तो पूरी सारिक अचर गुणी हो जाती है। तो यहाँ पर ए में ए से गुणा किए तो ए गुणी हो जाएगी, उसमें उतने से भाग भी देना पड़ता है। तो बी से गुणा किए तो बी से भाग भी देना पड़े, और तीसरी पंक्ति सी से गुणा किए सी से भाग भी देना पड़ेगा। दोस्तों अंतिम प्रगुण दिया गया है, यदि किसी सारिक की कोई पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों का योगफल हो तो सारिक को हम उस क्रम के सारिक के योगफल के रूप में लिख देते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर एक सारिक का हम प्रयोग करते हैं। तो दिया गया है यल यम प्लस एन ओ प्लस पी प्लस क्यू आर प्लस एस प्लस टी ए बी सी डी ई एफ। तो दोस्तों क्या बोले हैं, यदि किसी सारिक की किसी पंक्ति तो किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों का योगफल, और सारिक को उसी क्रम के योगफल के रूप में हम व्यक्त कर देते हैं। दोस्तों इस सारिक की जो पहला स्तंभ दिया है वह दो या दो से अधिक पदों का योगफल। तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यह हो जाएगा दोस्तों, इसमें पहला अवयव है दो या दो से अधिक पदों, पहला एल ओ आर लिख देंगे, एल ओ आर लिख देंगे। उसके बाद ए सी ई बी ए एफ उतार देंगे, प्लस दूसरा यहाँ पर दिया है यम है तो लिखेंगे यम पी एस। उसके बाद हो जाएगा ए सी ई, उसके बाद क्या हो जाएगा बी ए एफ, प्लस दोस्तों हो जाएगा एन क्यू टी। यह हो जाएगा एन क्यू टी, हो जाएगा ए सी ई बी ए बी सी डी है, डी है दोस्तों, ये डी है तो यहाँ बी सी डी एफ हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे यही कहा गया है कि सारिक की किसी पंक्ति किसी स्तंभ के प्रत्येक दो दो से अधिक पदों का योगफल हो तो सारिक को उसी क्रम के योगफल के रूप में लिखिए। तो हम मान लीजिए स्तंभों में लिखे थे, एक पंक्ति में लिखकर बता दे रहे हैं हम। दूसरा हो जाएगा यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे x1 प्लस y1 प्लस z1, यहाँ से हो जाएगा एल एम एन, यहाँ से हो जाएगा पी क्यू आर। और दोस्तों वही पुनः करने, यहाँ पहली वाली एग्जाम्पल हम स्तंभों में चयन किया था दो या दो से, अब यहाँ से पुनः वही लिख दिए हम। हमें पंक्तियों में करना चाहिए था, लेकिन इसको भी देख लेते हैं। क्या करेंगे एक्स ए एक्स वन, उसके बाद दोनों स्तंभ उतार देंगे एल एम एन पी क्यू आर, पुनः वाई बी वाई वन तो उतारेंगे एल एम एन पी क्यू आर, प्लस यहाँ हो जाएगा जेड सी जेड वन एल एम एन पी क्यू आर। तो यही है दोस्तों, यदि किसी सारिक की कोई पंक्ति तो कोई स्तंभ के प्रत्येक अवयव दो से अधिक पदों का योगफल हो तो सारिक को उसी क्रम के योगफल के रूप में हम व्यक्त करते हैं। दोस्तों ये था सारिक का प्रगुण। और दोस्तों आप सभी लोग, उम्मीद है ये अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग भी सारिक को 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए और देखने के बाद उसको शेयर अवश्य कीजिए, जिससे इस लॉकडाउन में जो बच्चे जिन बच्चों को पढ़ने को नहीं मिल रहा है वो सभी लोग भी इस वीडियो से लाभान्वित हों। धन्यवाद।